लेट्स माइक बयानबाजी। लेट्स माइक बयानबाजी। आइए देखते और सुनते हैं आज के कुछ अहम बयान। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी मर्डर मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी के बयान के बाद अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह ने सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने 17 से 23 सितंबर 2022 तक की सभी कॉल डिटेल्स की भी मांग की। उन्होंने कहा कि इससे पता चलेगा कि रिसोर्ट तोड़ने के लिए विधायक रेणु बिष्ट को किसने फोन किया था। मुख्यमंत्री ने कल प्रेस की थी और प्रेस में उन्होंने कहा कि अंकिता के जो माता पिता हैं वो जो भी कहेंगे वो जांच करने के लिए सरकार तैयार है। किस तरह देखते हैं उनके बयान को और कौन कौन सी जांचें आप चाह रहे हैं? देखो, जांच तो सबसे पहले ये है कि जो 3 आरोपी हैं, सौरव भास्कर, अंकित गुप्ता और उनकी तारे, और इनकी कॉल डिटेल निकाली है। कॉल डिटेल निकाली 17 सितंबर 2022 से 23 सितंबर 2022 तक। वो भी 23 सितंबर की बात है, वो रात आधे 3:30 बजे तक की कॉल डिटेल निकाली जाए। और रेणु बिष्ट जो एम की विधायक है उसकी भी 17 सितंबर से और 23 सितंबर 2:30 बजे रात तक की कॉल डिटेल निकाली जाए। और जो ये वीआईपी हैं अजय कुमार और दुष्यंत कुमार, इनकी भी कॉल डिटेल निकाली जाए और इनकी लोकेशन निकाली जाए। जी जांच देखो, सीबीआई की जांच हम की मांग कर रहे हैं। और जो अभी आज या कल जो है उर्मिला राठौर की जो वहाँ पे बयान होने हैं, उस बयानों के दौरान जो भी होगा उसके बाद जो भी हम हल निकालेंगे या जो भी हम करेंगे वो हम बाद में करेंगे। इस बीच 9 दिन से गायब एक्ट्रेस उर्मिला सनावर को देहरादून लाने वाले स्वामी दर्शन भारती ने नया खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व एमएलए सुरेश राठौर के दबाव में उर्मिला ने वीआईपी का नाम लिया। असली दोषी राठौर हैं। स्वामी ने कहा कि उर्मिला सुरक्षित है और पुलिस जांच में सहयोग करेगी। अब ये सवाल को देखिए, कुछ सवाल पत्रकारों के भी होते हैं, उनको कहां से ढूंढते हैं पत्रकार, किसी को पता नहीं लगता। तो हमारे भी सूत्र हैं, साधु हैं, संत हैं, हमारे भी जगह जगह लोग हैं, छोटी जगह से लेकर बड़ी जगह तक ये सूत्र है हमारे। ये कुछ दिनों में इसका बातचीत की उर्मिला से, जो बातचीत जितनी भी बातचीत, इससे यही लगा कि मैं नाम नहीं लेंगे, फिर भी दुष्यंत कुमार गौतम और सुरेश राठौर की आपस में पुरानी दुश्मनी है। एक ही वर्ग के नेता हैं दोनों, एक ही वर्ग के नेता हैं, ध्यान रखना इस बात का। और दोनों एक ही वर्ग के, एक ही पीठ के मठाधीश हैं। एक रविदास पीठ का मठाधीश है और एक अंतरराष्ट्रीय रविदास पीठ का मठाधीश है। तीन की आपसी लड़ाई है भाई, और आपसी लड़ाई में इन्होंने इस बेड़ा गर्क को, इसका किसका, सुरेश राठौर का, इसने हमारे उत्तराखंड को हिला दिया। हमारी माँ बहनों पे इसने उंगली उठा दी। तो बेड़ा गर्क इसका होना चाहिए, इसको मारना तो इसको चाहिए साले को हरिद्वार जाकर। अगर वीआईपी है तो सुरेश राठौर को पता, अगर वीआईपी है तो सुरेश राठौर को 100% पता है, इतना मैं कह सकता हूँ। तो उसका टेस्ट हुआ ना, तो जो नाम लिखा आ रहा है क्या वो उसको हम कैसे तय कर लें क्यों वीआईपी है, पर जो इतनी सारी बातें कह रहा है तो कहने की इसको बात। अच्छा, बातचीत है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है उर्मिला राठौर और उसमें ये कहता है, सुरेश राठौर कहता है कि तुम्हें दुष्यंत कुमार के खिलाफ बोलना है। दूसरी ओर एक्ट्रेस उर्मिला सनावर देहरादून में पुलिस की एसआईटी के समक्ष पेश हुई और केस से जुड़ी अहम जानकारी दी। उन्होंने पूर्व एमएलए सुरेश राठौर से जुड़ी सभी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स एसआईटी को सौंप दी। उर्मिला और सुरेश राठौर की बातचीत में ही वीआईपी गेस्ट का नाम सामने आया था, जिससे इस मामले में पूरे राज्य में हंगामा खड़ा हो गया। जय बद्री विशाल, मैं अभिनेत्री उर्मिला सनावर। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं देहरादून उत्तराखंड में हूँ और आज लगभग 12 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक मैं एसआईटी जांच में थी। मैंने पुलिस का पूरा सहयोग किया और उत्तराखंड पुलिस का मैं धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ कि उनका रवैया भी मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। और अभी एसआईटी जांच जारी है। कल मुझे हरिद्वार जाना है एसआईटी जांच के लिए, जो बाकी के मुकदमे हैं। और अंकिता भंडारी बेटी से रिलेटेड बहुत सारे जितने मेरे पास साक्ष्य थे, रिकॉर्डिंग्स थी और सब चीजें जो पूछताछ के माध्यम से ऑफिसरों ने मेरे से पूछा, हमने सभी संतोषजनक मैंने जवाब दिया है। और यही कहा है कि उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए जो पंच तत्वों में विलीन हो चुकी। हम सुबह से कोई सोशल मीडिया नहीं देख रहे थे, लेकिन अभी जैसे कि हमने फेसबुक या और सोशल साइट्स अपनी ओपन करी
तो बड़ा दुख हो रहा है मुझे इस बात को जान के कि लोग हमारा नाम राजनीति में जोड़ रहे हैं और एक अंकिता भंडारी जो बेटी इस दुनिया में नहीं है उस बेटी को लेकर राजनीति कर रहे हैं। तो मेरी आप सभी से, जितने भी सोशल मीडिया के क्रिएटर हैं और सोशल मीडिया पे ये तरह तरह की भ्रांतियां फैला रहे हैं कि उर्मिला कांग्रेसी है या उर्मिला भाजपा में गुटों के साथ बढ़ चुकी है, इस तरह की राजनीति और इस तरह की मतलब हमारे ऊपर मिथ्या आरोप ना लगाएं। हम एक बेटी के न्याय के लिए यहाँ पर आए हैं, अपनी शूटिंग छोड़ के आए हैं। हमें पता है कि हम अपने जान जोखिम में डाल के आए, तो कोई भी इस तरह की भ्रांतियां ना फैलाए हमें लेके, चाहे वो कोई भी दल का नेता हो, तो इस तरह की राजनीति ना करे। क्योंकि अंकिता भंडारी खाली उत्तराखंड की बेटी नहीं थी, वो पूरे देश की बेटी थी, हर उस माँ की बेटी थी जिसने अपनी माँ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत के साथ रक्षा सौदे को लेकर अटपटा दावा किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने अपाचे हेलीकॉप्टर ऑर्डर किए थे, लेकिन वे 5 साल तक डिलीवर नहीं हुए। कूटनीतिक मर्यादाओं को ध्यान में न रखते हुए ट्रंप ने कहा कि तब पीएम मोदी मेरे पास आए और बोले, सर क्या मैं आपसे मिल सकता हूं। Said that's the good news, but why should they wait 3-4 years to get a plane? They should get them immediately. The F-35s, it takes too long to get them. The Apache helicopter. I mean, I had India coming to me, sir, I've been waiting 5 years. We're changing it. We're changing it. India ordered 68 Apaches, and Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? Yes, I have a very good... अमेरिका के दबाव और प्रतिबंधों के बीच विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 2 टूक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत पर दबाव बनाने की कोशिश नई नहीं है और ऐसे वक्त में देश को मजबूती से खड़े रहना चाहिए। जयशंकर ने 1998 के परमाणु परीक्षणों का उदाहरण देते हुए कहा कि उस दौर में भारत ने भारी अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना किया, लेकिन अपने फैसलों से पीछे नहीं हटा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत अब किसी दबाव के आगे नहीं झुकने वाला, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर निर्णय लेने वाला स्वाभिमानी राष्ट्र है। Offer to India, which obviously we'll have to adapt and apply to our particular circumstances. The third question, what happens if you are subject to pressure? Look, at the end of the day, there are about 200 countries in the world. Okay, some are bigger, some are smaller, some have I would say, a longer history and a sense of nationhood which is derived from that longer history. So everybody cannot be in the same position. Everybody is not in the same position. So when there is a problem, it can even be a common problem. Different countries will react to it differently because, those who have greater exposure will be more worried. Those who have deeper strengths will be more confident. Some have said, okay, I've been through tough times before, I'll handle this one. So it's a mix of different things. But your sense of, look, you called it what is cooking inside. I put it differently. I think there is a national mood. There is a national resolve in a way today. And often people in politics or people in policy positions, they are like the front end of it, but they are actually reflecting what is the national mood. So if you say, today there is a certain position taken, that position is taken because I think that is the national resolve or the national mood. So that sense is today. वेनेजुएला की एक्टिंग प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगेज ने देश की संप्रभुता को लेकर कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला की सरकार हमारे देश में राज करती है, कोई और नहीं। यहाँ कोई बाहरी एजेंट शासन नहीं करता। उन्होंने कहा कि ये वेनेजुएला है और ये इसकी संवैधानिक सरकार है। El pueblo venezolano somos un pueblo que no nos entregamos, que no nos rendimos y estamos acá gobernando junto al pueblo. El gobierno de Venezuela rige en nuestro país, más nadie. No hay agente externo que gobierne a Venezuela. Es Venezuela. Es su gobierno constitucional. Es el poder popular consolidado. Y hoy justamente
Estamos haciendo un balance del ámbito agroalimentario que es fundamental para el país. 2025 cierra con extraordinarios números muy positivos y alentadores para este año 2026, donde el sector agroalimentario creció un 8.12%, pero el sector vegetales, cuando nosotros nos vamos... तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुणाल घोष ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। घोष ने कहा कि आयोग बीजेपी का राजनीतिक एजेंडा पूरा करने के लिए वोटर्स को परेशान कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि मामूली स्पेलिंग मिस्टेक्स और शादीशुदा महिलाओं के सरनेम में बदलाव जैसे मुद्दों पर मतदाताओं को बार बार बुलाया जा रहा है। पूरा हैरासमेंट चल रहा है। बीजेपी का पॉलिटिकल एजेंडा फुलफिल करने के लिए ये इलेक्शन कमीशन ये जो लीगल वोटर्स जो है उसको जिस तरह हैरस कर रहा है, छोटी छोटी बातों में थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक, एक लेटर इधर उधर, मुखर्जी डबल ई या आई, मैरिड वुमेन जो है महिलाओं को वो शादी के पहले जो सरनेम अभी जो सरनेम, और जो बुजुर्ग है जो प्रेग्नेंट है उसको बुलाया जा रहा है, जिसका नाम यहाँ पर 25 तक वोटर लिस्ट में है उसको भी, और ये जहाँ हो रहा है ये DLA 2 वहाँ पर अलाउड नहीं है। तो जो डॉक्यूमेंट यहाँ का सिटीजन लोग हमारा कैंप से ये जो सिटीजन लोग जो अपना डॉक्यूमेंट वहाँ पर सबमिट कर रहा है वो अगर वो एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई रिसीव्ड कॉपी भी नहीं है यहाँ पर। ये पूरा एक इरेगुलरिटीज क्वेश्चनेबल प्रोसेस यहाँ पर चल रहा है। हमारा जो लीडरशिप यहाँ का है वो कैंप करके जितना हो सके, यहाँ का MLA साहब विवेक गुप्ता जी भी है जो यहाँ से ये कैंप चल रहा है, जो हेल्प हो सके यहाँ पर हम सिटीजन लोगों को ये पूरा हेल्प कर रहा है। दादा, नोबेल लॉरिएट जो है अमरजीत सिंह को भी नोटिस दी गई है, उनको कहा जाए। दिल्ली में कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त ने बीजेपी पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का नारा था दिल्ली में कोई तोड़फोड़ नहीं होगी, लेकिन अब सत्ता में आने के बाद हर गली कूचे और कोने में तोड़फोड़ मचाई जा रही है। देखिए, बात केवल मस्जिद की नहीं है। सैनिक वार्ड में तो कोई मस्जिद नहीं थी, इंदिरा कैंप में तो कोई मस्जिद नहीं थी, मद्रासी कैंप में तो कोई मस्जिद नहीं थी, अनंतपुर गांव में तो कोई मस्जिद नहीं थी। देखिए, नैरेटिव बड़ा सिंपल है। 2006 में कांग्रेस की सरकार एक स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट दिल्ली के लिए लेके आई, जिसको 2014 तक हमने एक्सटेंड करा। 2006 और 2014 से पहले बनी सभी प्रॉपर्टीज को हमने एग्जेम्प्ट करा हुआ है दिल्ली में, परंतु उसके बावजूद भी आप एक कोर्ट के ऑर्डर को लेकर रात के 12:30 बजे डेमोलिशन करने जाते हो। आप सोचिए, कभी आपने सुना है दिल्ली में 12:30 बजे, सुबह के 3 बजे, सुबह के 4 बजे नफरत का बुलडोजर के साथ डेमोलिशन हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? ताकि नैरेटिव चेंज कर दिया जाए। आज नैरेटिव हाउस के अंदर एयर पोल्यूशन नहीं होगा, आज नैरेटिव डेमोलिशन पे जो पथराव हुआ है वो होगा। पथराव एकदम गलत है। जिस भी किसी व्यक्ति ने पथराव करा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। परंतु दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का नारा था कि दिल्ली में डेमोलिशन नहीं होगी, और आज हर गली हर कोने में हर मजहब के साथ डेमोलिशन का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिस पंचायती राज व्यवस्था से पहचान मिली उसी का गला घोंटने के लिए मुख्यमंत्री VBG रामजी योजना के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। जूली ने आरोप लगाया कि यह योजना ग्राम सभाओं के अधिकार को कमजोर करेगी और मनरेगा जैसे कानूनी अधिकार को केंद्र की मर्जी पर निर्भर बना देगी। मुख्यमंत्री जी ने जो दिल्ली से पर्ची आई है वो आज यहाँ पे पढ़ी और मनरेगा की कमियों का सुधार बता रहे हैं। वो खुद पंचायती राज से चल के आए हैं, उनको पंचायती राज की जानकारी होनी चाहिए। और मनरेगा का तो उनका पहले ही मामला मैंने बता दिया था विधानसभा में, लेकिन मैं ये थे आज के कुछ अहम बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।
फॉलो कीजिए